ओके नेक्स्ट, ये जो प्रीवियस मीटिंग थी इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, यानी हर इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर में क्या उसके इंटीरियर पॉइंट्स उसी के अंदर लाई करते हैं। तो ये बात तो हर सबसेट के लिए ट्रू है, हर सबसेट के इंटीरियर पॉइंट्स उसके अंदर ही लाई करते हैं। लेकिन लिमिट पॉइंट्स का जरूरी नहीं है कि उस सेट के अंदर लाई करें, उसके बाहर भी हो सकते हैं। जैसे 0 1 जो इंटरवल है, ये अगर आप बात करें ओपन इंटरवल 0 1 की बात की जाए तो 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट हैं, लेकिन इस सेट के अंदर लाई नहीं करते। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट नंबर 15 देखिए कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इन ओपन इंटरवल 0 5, then the value of C which satisfy the mean value theorem is। तो जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन यूज करेंगे, उसका जो रिजल्ट है उसको यूज करेंगे। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि एफ डेरिवेटिव एट सी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x। जब इसमें c पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c। इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ b, दिस इज a एंड दिस इज b, सो एफ ऑफ b मीन 5 क्यूब माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर, ओके, माइनस एफ ऑफ a, एफ ऑफ 0, सो इट विल बी 0 एंड डिवाइडेड बाय b माइनस a यानी 5 माइनस 0। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन सी, इसको सॉल्व करेंगे तो जो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा वही आप टिक कर दें। जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। नंबर 16 है कि द सीरीज समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x रेज टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय n कन्वर्ज इन -1 to 1, कन्वर्ज इन क्लोज इंटरवल -1 to 1, या फिर -1 पर ये कन्वर्जेंट है, 1 पर ये डाइवर्जेंट है, या फिर -1 पर नहीं और 1 पर ये कन्वर्जेंट हो। सो x पावर 2n डिवाइडेड बाय n, हमें देखना ये है कि बल्कि इसको अभी छोड़ दें, ये थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसको पहले मैं डिस्कस करूंगा और फिर यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह इस पर डिस्कस। नंबर 17 फॉर द सीक्वेंस स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस -1 पावर n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n ऑफ रियल नंबर्स, इसके बारे में हमने बात करना है कि क्या ये वाली सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, या द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसके एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो इसके कुछ टर्म्स बना लें, यानी अगर हम इसमें 1 पुट करें तो ये बन जाता है 1 प्लस -1/1। इसके अगर हम 2 पुट करें तो ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, नो नो, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। जब हम 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4। 5 पुट करने से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। इन, या फिर इसी की टर्म्स को हम अब यूं लिख सकते हैं कि दिस इज 0 स्क्वायर रूट 2, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट बन जाएगा स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट होगा 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, या चलें स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट बन जाएगा 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। तो इसमें आपने देखना है कि क्या इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके एग्जिस्ट करते हैं। 0 इसका लोअर बाउंड है और अपर बाउंड भी इसका कोई ना कोई होगा, क्योंकि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस बनेगी। ओके, तो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नंबर 18 है कि द सीक्वेंस एक्स एन इक्वल -1 पावर n इज
तो कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट द सीक्वेंस 2 प्लस इंटू माइनस 1 पावर n इज, इसके बारे में पूछा गया है कि इनमें से बाउंडेड हैं, अनबाउंडेड हैं, या ये किस तरह के सेट हैं। अगर हम -1 इसमें पुट करें, सॉरी 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 -1। जब हम 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1। इसी तरह 2 -1, 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स हैं 1 3 1 3 1 3 एंड सो ऑन। तो ये बाउंडेड बिलो बाय 1 है, बाउंडेड अबव बाय 3 है, सो दैट्स व्हाई दिस इज बाउंडेड। नेक्स्ट है नंबर 20, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एक थ्योरम की स्टेटमेंट। नंबर 21, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज डैश लिमिट या लिमिट्स। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट है वो यूनिक, तो दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो वैसे इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाना चाहिए था कि किस सीक्वेंस के लिए ये बात सही है, यानी कन्वर्ज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए या डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। नेक्स्ट नंबर 23 है लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी n ओवर n प्लस 1। तो इसकी लिमिट अगर हम इवेलुएट करें, लॉपिटल रूल अप्लाई कर दें, तो इसका आंसर 1 आने वाला है। 18 एमसीक्यू ऑसिलेटरी भी हो सकता है ना जी? एक मिनट, 18 में ओके ओके ओके, दिस इज आल्सो ऑसिलेटरी। जी ठीक है, हाँ ऑसिलेटरी भी हो सकता है और ये डाइवर्जेंट भी है, दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। वैसे पेपर में इस तरह से दो नहीं होंगे, ये मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं इसमें कुछ। नंबर 24 है इफ अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो तो वो कन्वर्जेंट होता है, और अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड बिलो हो तब भी वो कन्वर्जेंट होता है। नेक्स्ट है द सीक्वेंस एक्स एन विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बल्कि इक्वल टू 2n माइनस 7 ओवर 3n प्लस 2 टेंड्स टू द लिमिट। इसकी लिमिट क्या होगी? अगर हम n अप्रोच इंफिनिटी कर दें तो इसकी लिमिट होगी 2/3। जस्ट लॉपिटल रूल अप्लाई कर लें या n पर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस। अब ये रियल में हम बात कर रहे हैं, तो क्या हर बाउंडेड सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होती है? तो ऐसा सही नहीं है। भला क्यों? क्योंकि जो हर कोशी सीक्वेंस है वो तो कन्वर्जेंट होती है। तो अगर बाउंडेड सीक्वेंस कोशी होगी और कोशी कन्वर्जेंट होगी तो इसका मतलब यह है कि जो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता। हाँ, हर कोशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बाउंडेड जो है वो कोशी भी हो, क्योंकि कोशी या कन्वर्जेंट रियल में तो सेम ही है ना। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कोशी कहने का मतलब यह है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ऐसा तो नहीं है। -1 पावर n जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन बाउंडेड है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 27, इफ अ सीक्वेंस इज कोशी देन इट इज कन्वर्जेंट। ये रिजल्ट है, अभी हम बात भी कर चुके हैं। द सीक्वेंस एट कन्वर्ज टू माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, 1 या फिर नन ऑफ दिस, सो दिस इज डाइवर्जेंट। और ये डाइवर्ज किसको करती है? प्लस इंफिनिटी को। नंबर 29, ये अब वही क्वेश्चन है जो एक असाइनमेंट में पीछे मैं करवा चुका हूँ। जैसे अभी वो डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट में कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में एंड पर मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से पहला मैंने सॉल्व करवाया था और ये वही पहला है। ओके, नेक्स्ट नंबर 30, इज 1 ओवर एन अ कॉची सीक्वेंस। 1/n जो है क्या ये कॉची सीक्वेंस है? तो अब देखें 1/n क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? तो ये कन्वर्जेंट है और ये जीरो को कन्वर्ज करती है, सो दैट्स व्हाई ये कॉची भी होगी। सो आंसर इज यस।
नेक्स्ट नंबर 31, इफ xn इज इक्वल टू k अ कांस्टेंट सीक्वेंस, तो कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट भी वो कांस्टेंट ही होता है, सो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इफ लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी xn इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये डाइवर्जेंस क्राइटेरिया है कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म की लिमिट 0 ना हो, तो सॉरी किसी सीरीज की nth टर्म की लिमिट अगर 0 ना हो तो वो सीरीज डाइवर्जेंट हो, तो नॉट कन्वर्जेंट इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नंबर 33, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर रूट। तो बाकी छोड़ें, आप सिर्फ ये देखें कि ये जो नीचे एक नंबर है ये बढ़ता ही चला जाएगा जैसे जैसे हम n इंक्रीज करेंगे, यानी ये है ना 1 ओवर 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर रूट, दूसरी टर्म होगी 1 ओवर 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर रूट, तीसरी टर्म होगी 1 ओवर 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर रूट एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे वाली टर्म बढ़ रही है, और अगर नीचे वाली टर्म बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि पूरी फ्रैक्शन कम हो रही है, सो इसका आंसर ए होगा यानी जी। नंबर 34, a series summation n from 1 to infinity xn is said to be positive term series। ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात हो रही है, तो इसका मतलब उसकी तमाम टर्म्स का पॉजिटिव होना जरूरी। तो xn शुड बी ग्रेटर देन 0, इनमें तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका ऑप्शन होना चाहिए कि xn इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग। The series summation xn equal 1 over n square is, इसके साथ भी समेशन है, समेशन 1 ओवर n स्क्वायर, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, वजह क्योंकि ये एक p सीरीज है जिसमें p ग्रेटर देन 1 है। तो हम जानते हैं कि अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, समेशन 1 ओवर n पावर p, when p is greater than 1 then this series is convergent। यहाँ पर p ग्रेटर देन 1 यानी 2 है, सो दैट्स व्हाई ये सीरीज कन्वर्जेंट है। नंबर 36, a convergent series is always an absolutely convergent series, तो ये बात गलत है। हाँ, अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज हो तो वो कन्वर्जेंट होती है, लेकिन बाज औक़ात ऐसी सीरीज भी मिल जाती हैं जो कन्वर्जेंट तो होती हैं लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती। इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल ये है कि समेशन -1 पावर n डिवाइडेड बाय n, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर हम इसका मॉड ले लें तो फिर हमें ये सीरीज मिलती है 1 ओवर n जो कि हार्मोनिक सीरीज है और ये डाइवर्जेंट है। सो दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट नंबर 37, प्लीज xn summation xn is called absolutely convergent series। अब ये डेफिनेशन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की कि अगर उसकी टर्म्स की मॉड लेने से वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए तो ऐसी सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहा जाता है। A series summation n r पावर n ओवर n फैक्टोरियल इज, इसके बारे में पूछा गया कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या किस तरह की है। तो इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पर अगर रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट लगा लें तो बड़ा अच्छा होगा। इसमें जो एक्स एन है वो इक्वल है आर पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, तो एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन लें, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी करें, तो इट विल बी इक्वल टू आर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय n plus 1 factorial and multiply with n factorial divided by r power n, limit n approach infinity। तो इट विल बी इक्वल टू r पावर n से ये पावर खत्म, n r बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी n फैक्टोरियल और नीचे n प्लस वन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल विल बी, और नीचे n प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, सो ये जस्ट 1 ओवर n रह जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इससे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो इसके लिए कोई और टेस्ट अप्लाई करें। तो और कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, रेशियो टेस्ट से तो काम नहीं बना।
रूट टेस्ट, हाँ रूट टेस्ट इसके लिए अप्लाई करें। रूट टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल पावर 1/n बन जाएगा। ओके जरा देखते हैं। रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन होल पावर 1/n लिया जाए, तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन जो कि है r पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और इसकी पावर हम लेंगे 1/n। सो इट विल बिकम लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी r पावर n और 1/n, ये तो r बाहर आ जाएगा और बाकी रह जाएगा 1/n फैक्टोरियल पावर 1/n। तो आई थिंक ये भी 0 बन जाएगा। तो इससे भी काम नहीं चला, ना रूट टेस्ट ना रेशो टेस्ट। इंटेग्रल टेस्ट भी नहीं होगा, तो अच्छा एक और काम ना करें, पहले जरा इसकी हम लिमिट ले लें। इसकी जो nth टर्म है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या इसकी nth टर्म की लिमिट 0 आती है। व्हाट इज लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी r पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ओके, अगर हम इसमें n को इन्फिनिटी पुट कर दें तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है। तो नहीं, ये मैं चेक करके फिर आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी। कन्वर्जेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ r ग्रेटर देन 0, बट हाउ। करीमदाद आप ठीक कह रहे हैं, कन्वर्जेंट तो ये होगा, लेकिन कैसे, किस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कन्वर्जेंट। कामरान आपने कुछ हैंड रेज किया है, आप कुछ बताना चाहें। जी कामरान। रेशियो टेस्ट से तो लेस देन 1 तो नहीं आया। एक मिनट, L इक्वल 0, सो कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में क्या कहते हैं कि वो अगर ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो। ओके ओके ओके, इफ लेस देन 1 देन कन्वर्जेंट, तो फिर तो ये सामने नजर ही आ रहा है ना, दोनों में ही लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। ओके, नंबर 39, इसमें आई थिंक ये है कि वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, सीरीज है समेशन 1/3 पावर n प्लस एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट अबाउट दिस। तो इस पे भी आप यही रेशियो टेस्ट अप्लाई कर लें। नेक्स्ट नंबर 40, इस पे भी रेशियो टेस्ट अप्लाई करें। 41, इसकी जो सीरीज है 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5, इसकी जनरल टर्म लें और फिर उसको यूज करते हुए रेशियो टेस्ट अप्लाई करें और इसको सॉल्व कर लें। नंबर 42, इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट दिस इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब यह है कि एक ऐसी सीरीज जो कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, तो ऐसी सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। ओके, नंबर 43, इस पे आप वही टेस्ट अप्लाई करेंगे जो हमने पहले कर पढ़ा है, कोशीज सेकंड प्रिंसिपल, जो पिछली मीटिंग में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लास्ट में दो रिजल्ट मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग। यानी ये जो n/n+1 है, अगर इसकी लिमिट आप देखें, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी n/n+1, तो ये इक्वल है 1 के। आप इसको समझ लें कि ये xn है। तो अगर लिमिट xn इक्वल 1 हो, तो लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन प्लस xn होल डिवाइडेड बाय n जो है ये भी 1 होगा। यानी हमें यहाँ से ये मिला कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी
What is x1? According to this, x1 will be 1 over 2, x2 will be 2 over 3, and so on. Xn will be n over n plus 1. And whole divided by n, this should be equal to 1. So यहाँ से इसका correct option बनेगा. Okay, number 44. Suppose f is a function from R to R and this is continuous. अगर ये continuous है और f of x equal 0 है for all x belong to Q, then f of y will also be equal to 0. ये जब हमने continuous function वाले MCQs किए थे कैलकुलस में, तो तब इसके बारे में मैंने डिस्कशन की थी डिटेल. Let xn be a convergent sequence of positive real numbers. Which of the following is convergent? अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और उसकी तमाम टर्म्स पॉजिटिव हो तो उसकी जो लिमिट है वो 0 भी हो सकती है. जैसे 1 ओवर n वाली सीक्वेंस आप देखें, इसकी तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं, लेकिन ये किसको कन्वर्ज करता है? 0 को. तो इसकी जो लिमिट है वो 0 भी हो सकती है या 0 से ज्यादा भी हो सकती है. सो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस is positive, may be negative, should be positive. Limit of every subsequence should be non-negative. So इसका right option D होगा. यानी इसकी किसी भी सब सीक्वेंस की जो लिमिट है वो वही होनी चाहिए ना जो उस सीक्वेंस की लिमिट है. नहीं, 44 का बी नहीं है जी. 44 का आंसर डी है. अगर आप इस सीक्वेंस को देखें 1 ओवर n को, तो इसकी एक सब सीक्वेंस आप ले लें यही वाली 1 ओवर n, तो 1 ओवर n 0 को कन्वर्ज कर रहा है. तो इसका राइट ऑप्शन बनता है कि लिमिट ऑफ एवरी सब सीक्वेंस शुड बी नॉन नेगेटिव. पॉजिटिव नहीं, 0 भी हो सकती. नॉन नेगेटिव से मुराद ये कि नेगेटिव के अलावा 0 या 0 से ज्यादा. एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज अ सब सीक्वेंस व्हिच इज मोनोटोन. ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ मोनोटोन सब सीक्वेंस. लिमिट इंफीरियर, इसका लिमिट इंफीरियर आप फाइंड करेंगे कैसे? ये एक अलग से सीक्वेंस बना लें और दूसरी सीक्वेंस अलग से बनाएं, तो यहां से हमें दो लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे. उन दो लिमिट पॉइंट्स में से जो छोटा होगा वो लिमिट इंफीरियर होगा. नंबर 48. द फंक्शन f of x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल. मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर लें या सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर लें. तो इनमें से, या एक और ऑप्शन भी इसमें से ठीक हो सकता है कि हम उस तरफ जाएं ही नहीं, सिर्फ इन ऑप्शंस को चेक कर लें कि इनमें से कहां पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. 2 पर भी चेक कर लें, 3 पर भी, 4 पर भी और 5 पर भी. जहां पर ज्यादा वैल्यू आएगी वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नंबर 49. द फंक्शन f of x इक्वल x mod at x इक्वल 0 इज, बड़ा फेमस है. ये कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता. लिमिट ऑफ दिस ये है 1 plus 1 over 2 power n plus 1 over 3 power n and up to 1 plus 1 over 2024 power n and whole power 1 over n. तो यहाँ पर भी आई थिंक ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मैं इसे चेक करके आपके साथ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए. फिर हम इस पर वो कोशी सेकंड थ्योरम लगाएंगे, कोशी प्रिंसिपल जो मैंने बताए थे सीरीज वाले लेक्चर में. ओके जी, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है. आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा जरा स्लो स्लो रहा है. मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी. इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम और अच्छा करेंगे.